नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं। आगामी 2025 में जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोगों ने साइंस का सेट 1 का पहला पार्ट हमने कराया था 1 से लेके 26 तक। शायद आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ होगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, क्योंकि हम लोगों को अब वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पढ़ने का बहुत समय था हम लोगों के पास, लेकिन अब जो समय है वो 1 महीना बचा है मात्र। 1 महीने के अंदर में क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, यही सबसे बड़ी रणनीति होना चाहिए हम लोगों का। एक अच्छे स्टूडेंट की रणनीति यही होती है कि एग्ज़ाम के टाइम में क्या नहीं पढ़ना चाहिए और किसको पढ़ना चाहिए। तो आप लोग ये भरोसा जताइए हमारे ऊपर कि यहाँ से जो हम बता रहे हैं जितने भी क्वेश्चन, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और हूबहू आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा इसका क्वेश्चन। चलिए हम लोग ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे और अपने काम को आगे करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साइंस का ये सेकेंड पार्ट है सेट 1 का। तो 27वां क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन तक हमने पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। आज ये 27वां क्वेश्चन है। देखिए 27वां क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है? 1.5 टू 2 kg, 0.5 kg टू 1.5 kg, सी 1.2 kg टू 1.4 kg, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जब ऐसा सवाल पूछे ना तो आप लोगों को सटीकता के साथ इसमें आंसर देना चाहिए। जैसा कि हमको पता है मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1.3 kg से लेके 1.4 kg तक होता है, अराउंड 3 पाउंड जिसको कहते हैं। तो 1.3 kg से लेके 1.4 kg इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे नन ऑफ दीज को ही चुनेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा जो है, अगर आप कहिएगा कि 1.3 kg से 1.4 kg, यहाँ पे 1.2 ऑप्शन नंबर सी में 1.2 और 1.4 kg के अंतर्गत आ जाता है, इसमें टिक कर देते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डाटा के रूप में 1.3 kg से लेके 1.4 kg तक ही मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन को 1.2 kg से 1.4 kg लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसमें नन ऑफ दीज में से नहीं दिया रहता, तब हम लोग सी नंबर की तरफ बढ़ सकते थे। ऐसा 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक सेट में मिलेगा, 2-4 क्वेश्चन जिसमें कि बहुत ही कन्फ्यूजन रहेगा। तो आप लोग कन्फ्यूजन को दूर करिए, हमें ऑप्शन के आधार पे अपने आंसर को चूज करना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1.3 kg से लेके 1.4 kg। तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इसलिए डी चुनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में है वास्तविक सीधा, सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो वास्तविक सीधा कभी नहीं होता है, वास्तविक के साथ उल्टा होता है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही है, तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? यानी कि कौन सा दर्पण का या लेंस का प्रयुक्त करते हैं? साइड मिरर जो बाइक होता है या आपका व्हीकल्स जिसको गाड़ी कहते हैं, वाहन कहते हैं, बस हो गया, कार हो गया, इसमें कौन सा साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दर्पण और लेंस।
लेंस नहीं होता है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। उत्तल लेंस नहीं होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि देखिए दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को डाला है यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन देके। उत्तल उत्तल दे दिया है, लेकिन दर्पण भी दिया है, लेंस भी दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 30वां नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, इनमें से सभी। तो इसका देखिए ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। तो तीन का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें से सभी आंसर को टिक करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो 31वां नंबर क्या कहता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है भाई? तो ए नंबर ऑप्शन है जूल, बी नंबर जूल सेकेंड, सी नंबर जूल सेकेंड स्क्वायर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होना चाहिए ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 32वां नंबर क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? 32वां नंबर क्या कहा, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन है पहला अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर प्रकीर्णन का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया होगा, तो आप लोग इसको ऑप्शन के आधार पे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले स्लाइड पे आएगा। अगले स्लाइड पे हम लोग जाके देखते हैं। देखिए इसमें से 25 सेंटीमीटर कहीं दिया है ऑप्शन में, देखिए तो हाँ 2 नंबर सी नंबर में दिया है, तो 25 सेंटीमीटर उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देखें। तो इसका क्वेश्चन क्या था एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। क्वेश्चन था किसी उत्तल उत्तल नहीं, देखिए यहाँ पे शायद मानव नेत्र के लिए ना था। मानव नेत्र, चूंकि देखिए स्लाइड में क्वेश्चन आगे बढ़ पीछे रह गया और ऑप्शन रह गया, अभी पीछे हमको जाना पड़ेगा। शायद मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो देखिए आप लोग उसको देख लीजिएगा, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34वां नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर कितना है? 50 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो देखिए 50 सेंटीमीटर है ना, तो इसका 2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। 2 डायोप्टर इसका प्लस 2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस है इसलिए प्लस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 2 सतहों से, 3 सतहों से, 4 सतहों से या 5 सतहों से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सतह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है वो कैसे किया जाता है? पुतली द्वारा किया जाता है या परितारिता द्वारा किया जाता है? अगला है दृष्टिपटल द्वारा किया जाता है, और 2 नंबर कहता है पक्षमाभी पेशियों द्वारा किया जाता है। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आंसर देखिए इसका थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, इसका इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। पुपिल आइरिस ये तो होगा नहीं, दृष्टिपटल ये तो भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा तब पक्षमाभी पेशियों द्वारा।
तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जो जाता है वो पक्षमाभी पेशियों द्वारा हो जाएगा। देखिए पक्षमाभी पेशी का जो इंग्लिश होगा ना वो शायद सिलरी मसल्स होता है। चलिए ठीक है, सिलरी मसल्स, इसका सही आंसर सिलरी मसल्स ही हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को क्या था, पक्षमाभी पेशी ऐसा कुछ था, ये आप लोग जानते होंगे, देख लीजिएगा पीछे ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और इसको लिखने के लिए भी लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, लिखें। देखिए 37वां नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस का होता है, अवतल लेंस का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ नंबर, ओ जो होगा उत्तल लेंस का। तो फोटोग्राफिक कैमरा का भी दृश्यक जो होता है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत प्रतीत हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा? देखिए लंबवत आ रहा है ना, तो फोकस से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा, ध्रुव से, या इनमें किसी से नहीं। 39 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो देखिए लंबवत आ रहा है, वक्रता। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद वो कहाँ से जाएगा? वक्रता केंद्र से होके गुजरेगा। इसका बी नंबर ही आंसर होगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजारे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? इसमें देखिए अपवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, या विचलन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें से देखिए यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजारेंगे ना तो क्या नहीं होगा? तो अपवर्तन नहीं होगा। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा, आंसर नंबर ओ हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण होगा और विचलन भी होगा, आंसर नंबर ओ हो जाएगा, सही आंसर है ये। देखिए आप लोगों को कहीं गेस पेपर या और कुछ पढ़िएगा तो उसमें कुछ कुछ गलतियां रहता है दिया हुआ, यहाँ पे सारा सटीक आंसर कराया जा रहा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती है? उच्च दाब की हवाएं करती है, स्थिर हवा करता है, गतिमान हवा करता है, या इनमें से नहीं, कोई नहीं। तो देखिए पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम गतिमान हवाएं करती है। तो आंसर हो जाएगा इसका 100, सी नंबर। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, 100 कभी कभी धनात्मक होती है, 2 इनमें से कोई नहीं। देखिए कांच की अवतल लेंस जब बोल दिया यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें ऋणात्मक, इसका आंसर सही हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक आयोडीन है, ग्रेफाइट है, सल्फर है, या हीरा है? तो देखिए ग्रेफाइट का, सॉरी हम क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ रहे थे, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। निम्नांकित में से कौन विद्युत का सुचालक है? कुचालक नहीं, सुचालक है। सुचालक तो यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ बोलने में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं अपनी गलतियों को हर हमेशा सुधारने का कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या कौन सा क्वेश्चन है। 44वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण के फोकस की दूरी होगी तो कितना होगा? देखिए वक्रता त्रिज्या अगर 1 मीटर है तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए
आप लोगों को F बराबर R/2 का फार्मूला याद होगा। तो वक्रता त्रिज्या 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है। ऑप्शन देखिए इसका क्या कह रहा है। पहला है अविलंब से दूर, अविलंब के साथ संपाती, सी है अविलंब के नज़दीक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविलंब से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। किसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, जनित्र के द्वारा, मोटर के द्वारा, एमीटर के द्वारा या गैल्वेनोमीटर के द्वारा। देखिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो जनित्र हो जाएगा। जनित्र इसका सही आंसर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, तो जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या बायोगैस। पारंपरिक स्रोत के लिए देखिए कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो होता है वो पेट्रोलियम तेल भी होता है, प्राकृतिक गैस भी होता है और कोयला भी होता है। तो कोयला इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। विचलन होगा, विक्षेपण होगा, परावर्तन होगा, इनमें से सभी। देखिए इसका जो ऑप्शन है, देखिए ये थोड़ा सा ऑप्शन के माध्यम से हमको इसको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर सटीक होगा क्या। जब देखिए कांच की पट्टिका में जब श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो आप लोगों को पता है कि वो कांच की पट्टिका में विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने का कारण विक्षेपण होगा, ये तो सही है। और देखिए वो अपने रास्ते से भी भटक जाता है, मुड़ जाता है, तो उसमें विचलन भी होगा, ये भी सही है। और ये दोनों सही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेटर ने फंसाया है विद्यार्थियों को, बहुत दिमाग लगाया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी देता है तो कुछ क्वेश्चन भारी भी। तो ये क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा परावर्तन तो नहीं होता है, इनमें सभी ऑप्शन दिया है, विचलन और विक्षेपण ये दोनों होता है। तो इसका सही आंसर देखिए अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इनमें सभी देना पड़ेगा। कारण ये है, देखिए परावर्तन तो नहीं के बराबर होता है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन परावर्तन जब भी हम कांच की पट्टियों पर हम अगर लाइट को जलाएं, प्रकाश को दें, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, बहुत कम मात्रा में, नग्न मात्रा में परावर्तन होता है। तो इस कारण से इसका हम लोग ऑप्शन नंबर 2 दे सकते हैं, इनमें से सभी। तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसमें इनमें से सभी इसका आंसर हमने कराया। ऐसे देखिए विचलन भी होता है, विक्षेपण भी होता है, तो सभी आंसर सही होगा। परावर्तन थोड़ा थोड़ा देखिए, नहीं कि नग्न मात्रा में होता है ये, इसलिए इसका ऑप्शन हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देंगे तो इनमें सभी देना होगा। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट दिष्ट धारा, 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा या 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होता है तो हमारे घर में दिष्ट धारा तो नहीं आता है, बैटरी वाला तो धारा को दिष्ट धारा कहा जाता है, डायरेक्ट करंट, हम लोगों में वो नहीं आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रत्यावर्ती 12 वोल्ट का तो नहीं होगा, इसमें से सी नंबर इसका सही होगा, 220 वोल्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, 50वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन कह रहा है, जस्ता की परमाणु संख्या है कितनी है। जस्ता जिसको जिंक कहते हैं, तो जिंक की परमाणु संख्या 30 होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जब हम लोग
इसका देखिए आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं याद रखने का। जब हम लोग धोना धोना कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कपड़ा ही धोते हैं, तो क्या वो 1-2 बाल्टी में धुलाता है? नहीं है ना, 2, 4, 5 बाल्टी धुलाता है, उससे भी ज़्यादा खर्चा होता है। तो देखिए, उससे हम लोगों को याद रखना है कम से कम 10 बाल्टी में से कपड़ा धुलाता है। तो यहाँ देखिए 10 H2O जिसमें लगा रहेगा, उसका यही आंसर आप लोग चूज़ करिएगा। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। धोने में कपड़ा 10 बाल्टी कम से कम पानी खर्चा होता है, बस यही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक का मतलब जिसमें क्षार की मात्रा अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा? NaOH इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, तो Fe इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन आया है वो देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन कह रहा है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवण विधि द्वारा, हाथ से चूनकर, निष्पातन विधि द्वारा, या फेन उत्प्लावन विधि द्वारा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। चलिए